हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पर। मैंने जो है भारत संसाधन एवं विकास जो कक्षा 8 की बुक है, जो कि गवर्नमेंट बुक उपलब्ध कराती है निःशुल्क। ठीक है, तो उसमें से हमने आपका पहला लेसन भी करा दिया था, दूसरा लेसन करा रहे थे और यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, कि विशिष्टीकृत कृषि की शब्दावली क्या होती है, ओलेरीकल्चर क्या होता है, पीसीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है, फ्लोरीकल्चर क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इसके आगे का पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब किसान जो होता है, जब कृषि करता है, तो उसके आगे बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं वो इसमें बताई गई हैं, जो कि हम इसको पढ़ के आपको समझाकर बताएंगे। ठीक है, देखिए, आपने कभी खेती करने वाले व्यक्तियों से जानने का प्रयास किया है कि उन्हें कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ठीक है, आइए जानें। ठीक है, क्या समस्याएं आती हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। किसान को जो है, खेती जो करता है किसान, उसको भय रहता है कि कहीं बाढ़ आ जाएगी तो हमारी सारी फसल डूब जाएगी, यानी बेकार हो जाएगी। और अगर कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं बारिश ना हो, तो सारी खेती जो है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बिना पानी के कोई भी फसल अच्छी नहीं होती है। तो उसे सूखा होने पर पड़ने पर भी भय रहता है और बाढ़ आने पर भी भय रहता है। ठीक है, यहाँ पे फिर है अच्छे बीज और खाद समय से ना मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट समस्या क्या उसके सामने आती है, उसे अच्छे बीज अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मान लो मार्केट से गए, मार्केट से वो बीज लाया है या कहीं से बीज लाया है, अगर वो बीज अच्छे नहीं हुए तो भी उसको ये भय रहता है कि हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और बीज कहीं अच्छे नहीं हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसका भय रहता है। और फिर है खाद समय से ना मिलने पर, खाद भी एक समस्या होती है कि खाद अगर समय से नहीं मिलती है, जो कृषि करता है किसान, तो उस तो भी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। फिर रहते छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे कहीं छोटे छोटे खेत का मतलब है, कहीं एक टुकड़ा इधर है, दूसरा टुकड़ा उधर है। इस तरीके से किसान के पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो इससे क्या होता है, किसानों को कृषि करने में कठिनाई होती है, क्योंकि कहीं जुताई करने में, बुआने में, इस तरीके की समस्या उसके सामने आती हैं। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित होता है। ये भी एक भय होता है किसान को कि अगर कहीं, क्योंकि उस समय ना पहले क्या, बहुत समय पहले क्या होता था, पशुओं के द्वारा ही कृषि की जाती थी खेतों में। तब उस समय ट्रैक्टर वगैरह के जैसे उपकरण नहीं थे, तो उस समय क्या था, पशु द्वारा हल से जोता जाता था। तो कहीं अगर पशु बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, उनको समस्या आती है, तो फिर वो खेती पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि जुताई का काम उस समय कौन करता था, पशु करते थे। अब पशु ही अगर बीमार हो गए तो वो कौन करेगा। ठीक है, तो ये भी किसान को इसका भी भय रहता था और ये कहीं ना कहीं बाधित होता था कृषि कार्य में। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नहरों में समय से, जैसे नहरों में समय से अगर पानी ना हो और पर्याप्त पानी ना अगर मिले फसल को, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि फसल अच्छी नहीं होती है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। जो भी इसमें बताई गई हैं वो सारी समस्याएं जो हैं किसान को मतलब ये इन किसानों को ये सब समस्याएं आती हैं, का सामना इनको करना पड़ता है।
फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। यानी जो भारत सरकार हमारी है उसने ये घोषित कर रखा है कि राष्ट्रीय कृषि नीति जो है उसने घोषित किया है, तो उसका उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर, मतलब कृषि का जो क्षेत्र है उसमें और अच्छी से वृद्धि की जाए। ऐसे विकास को पदोन्नत करना जिससे हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, जैसे किसान हैं उनको मूल्य जो है सुरक्षित उनके लिए रखना है। कृषि क्षेत्र में फसलों को बीमाकरण, यानी कृषि क्षेत्र से जो कृषि है क्षेत्र में फसलों का बीमा किया जाता है, जिससे अगर कहीं सूखा हो जाए, बाढ़ हो जाए तो उनको जो है यानी कि उचित दाम मिल सकें। जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि मतलब होता है खाद वगैरह से, तो उसमें बल देना है। कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना। कृषि, मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास पैसे नहीं हैं जिसके कारण वो खेती नहीं कर पा रहा है, तो उसे भारत सरकार क्या करती है, उसे उचित मूल्य दिलाती है कृषि करने के लिए। इस नीति के प्रमुख और भी लक्ष्य हैं, ठीक है। जैसे ये राष्ट्रीय कृषि नीति है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ये किसने चालू की है, भारत सरकार ने। भारत सरकार ने ये कृषि नीति लागू की है। तो इसके उद्देश्य भी हैं, उद्देश्य जो कि मैंने आपको बताए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर है, क्या इनके अतिरिक्त भी कोई कृषि संबंधी समस्या है जिसके आपके क्षेत्र में लोगों को सामना करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि आप जो है जो और भी, अगर इसके अतिरिक्त भी और भी समस्याएं हैं वो आप पता लगाइए किसानों से पूछकर, ठीक है। कृषकों मतलब होता है किसान को, अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। भारत जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जितना उसे सुविधाएं मिल सकती हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध समय पर दे रही है। जैसे कि पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। जैसे क्या इसमें ये कह रही है लाइन, जैसे पैदावार की उचित दर, यानी जो पैदावार हुई है उसकी उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों को फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। जैसे जो अनाज जैसे कहीं क्या होता है, अनाज नहीं, कहीं और नहीं, किसान डायरेक्ट भारत सरकार को बेच सकती है, ठीक है, उचित दाम पर। और खरीद बेच हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। मतलब भारत सरकार ने ये मंडियों और विपणन केंद्र की स्थापना की है, जिससे कि वहाँ पे खरीदा और बेचा जा सके। और क्या भारत सरकार ने कर रखा है, खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम, शीतघरों की स्थापना की है। ये भी सरकार ने काम किया है। शीत घर मतलब शीत मतलब ठंडे घर, यानी कि जो गोदाम टाइप के होते हैं, तो गोदामों का और खाद्य संरक्षण, यानी कि जो खाद्य संरक्षण उनका स्थापना की है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया है। ये भी इस भारत सरकार ने किसानों के लिए किया है, क्रेडिट कार्ड बनवा दिया जिससे किसानों को ऋण उपलब्ध हो सके। उस पर विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जाना, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो फसल बीमाएं चल रही हैं उनका संचालन किया जाए। ये सारी भारत सरकार ने किसानों के लिए उपलब्ध कराए हैं। आप किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी करके शिक्षक से उस पर चर्चा कीजिए। क्रेडिट कार्ड होता है बच्चों, ये किसान के लिए बनाया जाता है। इससे क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि किसान अपने जो है, जैसे उसके पास उस समय पैसे नहीं हैं अगर, तो वो क्या करेगा, ये क्रेडिट कार्ड से उस पे पैसा निकाल सकता है और वो पैसा निकाल कर वो अपनी खेती कर सकता है। ये क्रेडिट कार्ड
ये इसलिए बनाया है सरकार ने, उपलब्ध कराया है किसानों के लिए। फसल बीमा योजना क्या होती है, जैसे कभी क्या होता है किसानों की बीमा जैसे बना दिया गया, और उस बीमा बनाने से ये फ़ायदा होता है, जैसे किसान है, कभी क्या होता है फसल जल जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है या कभी सूखा पड़ जाता है, तो किसान को इसका पूरा पूरा नुकसान नहीं होता है। तो इसका जो नुकसान की भरपाई कौन करता है, वे भारत सरकार करती है। इसीलिए ये फसल बीमा योजना बनाई गई है। अब आता है मुख्य चीज़ है ये चकबंदी। अब बच्चों ये चकबंदी होती क्या है, अभी तो आप इसको नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन अभी जब पढ़ेंगे पूरा तो आप भी इसके बारे में समझ जाएंगे ये चकबंदी होती क्या है। जैसे इसमें ये दिखाया जा रहा है ना, ये देखिए कोठे, यानी कि ये खाने जैसे दिखाए जा रहे हैं तो ये किसान के खेत हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसका खेत एक यहाँ पे हो गया, एक ये यहाँ पे है, और एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। मान लीजिए रेड को ले लेते हैं, तो ये एक किसान का खेत है। तो सोचिए अब वो कृषि करेगा ना, खेती करेगा, तो पहले यहाँ पे करेगा, फिर जाएगा वहाँ पे करेगा जाके, फिर जाएगा वहाँ पे करेगा जाके, तो उसको कितनी दिक्कत हो रही है कि मतलब दूर दूर पे हैं। अगर यही एक ही मतलब जगह पे हो तो उसको दिक्कत नहीं होगी, वहीं पे उसे उपलब्ध पानी भी मिल जाएगा और बीज भी उपलब्ध हो जाएंगे सारी, यानी कि समय की बचत हो जाएगी। ये सारे काम उसको एक ही जगह पे मिल रहे हैं, और वही चीज़ उसको क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ से हट के यहाँ जाना पड़ रहा है, यहाँ से हट के फिर यहाँ करेगा जाके, फिर यहाँ पे करेगा जाके। एक किसान का खेत यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सोचो एक यहाँ पे है, कितनी दूर दूर हो जाता है। तो ये क्या है, यही चक्की मतलब किसानों के जो बिखरे हुए खेत हैं उसको क्या करना है, एक जगह पे कर देना है, यही चकबंदी कहलाता है। अब देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपने अपने घर या पास पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी, क्या आप जानते चकबंदी क्या है? ठीक है, आइए जानें। ये इसी के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं आगे क्या है। आपने देखा है कि बिखरे खेत एक जगह करने पर एक व्यक्ति के खेत एक साथ होने से बड़े बड़े खेत हो गए। इसे ही चक काटना कहा जाता है। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेत की ज़मीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है। अपने पास पड़ोस वालों से पूछिए उन्हें चकबंदी से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, चकबंदी अब यहाँ पे पढ़ो। छोटे छोटे टुकड़ों से बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती है, साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसीलिए चकबंदी द्वारा किसानों को दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब चकबंदी से किसानों को तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं। अगर चकबंदी अगर हो जाती है तो एक तो उसके सारे खेत एक जगह पे आ जाएंगे जो टुकड़ों में हैं, दूसरा है उसे पानी की एक ही जगह पे बोरिंग है या ट्यूबवेल है, इस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ेगी एक ही जगह पर। वैसे उसको कहाँ कहाँ वो करेगा जाके। एक तो उससे फिर दूसरा है कि हमें किसानों को समय की बचत हो जाती है कि एक ही जगह पे होगा तो कम समय लगेगा, अगर दूर दूर है तो भाई उस हिसाब से समय की भाई बचत होगी। और वृद्धि भी होती, अगर एक जगह खेती की जाए तो उसमें वृद्धि भी होती है, यानी अनाजों में, फसलों में वृद्धि भी होगी, यानी कि ज़्यादा उत्पादन होगा। अगर टुकड़ों में होता तो उत्पादन भी हमारा कम हो जाता है फसल में। अब देखिए सिंचाई के बारे में बताया गया है। क्या सिंचाई, आप कभी अपने घर पर गमलों या पौधों में पानी डालते हैं? क्या आपने किसानों की खेतों की सिंचाई करते देखा है? ये मैप दिखाया गया है भारत का कि कैसे क्या सिंचाई के स्रोत होते हैं, स्रोत के बारे में बताया गया है। और देखिए ये एक छोटा सा यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने ग्राफ दे रखा है, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा अब आपको। ये भारत का ये इस तरीके से बनाया गया है ग्राफ कि ये भारत में जो कृषि के जो हैं किसके द्वारा कृषि ज़्यादा की जा रही है। जैसे नलकूप है तो नलकूप में क्या दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा किससे कृषि हो रही है, यानी कि सिंचाई हो रही है नलकूप से हो रही है, यानी कि 46.42%। समझ लीजिए कि ये कुछ ही कम है आधे में
तो वो नलकूप से ज़्यादा हो रही है। फिर दूसरे नंबर पे नहर दिखाया गया कि नहर में सबसे, फिर दूसरे नंबर पे नहर में ज़्यादा बार मतलब सिंचाई हो रही है नहरों से 23.66, ठीक है। फिर आता है अन्य कुएँ, जैसे अन्य कुएँ, अब इससे फिर तीसरे नंबर पे आता है अन्य कुएँ 16.60, ठीक है। इस तरीके से और फिर और चीज़ों से है, और सबसे कम किससे हो रहा है, तालाब से हो रहा है। ये सिंचाई का साथ दिखाया गया है ग्राफ कि देखिए इस तरीके से कृषि जो कृषि की सिंचाई है वो इस तरीके से हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा किससे हो रही है, नलकूप से हो रही है। और ये भारत का ये जो है ना सबसे ज़्यादा है भी कि नलकूपों से ही होती है। अब आप आगे देखिए, आपके घर में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित व असमान हैं। इसमें ये बताया गया कि सिंचाई के देखो आप जैसे यहाँ से देखिए कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, ये तो आपको पता ही है, बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित और असमान है। मतलब कोई निश्चित नहीं है, वर्षा भी अनिश्चित है और समय भी, ठीक है, असमान है। मतलब समय और मात्रा वर्षा की मात्रा दोनों अपोजिट हैं। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। काहे के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, देखो किस लिए होती है, अच्छी फसल के लिए, और एक से अधिक फसल उग जाए, इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए सिंचाई की जाती है। कुएं, तालाब सिंचाई के प्राचीन स्रोत हैं। यहाँ पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा, अंडरलाइन। कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं, मतलब बहुत पहले से चल रहा है कुआं और तालाब, प्राचीन है, मतलब बहुत समय पहले से। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। कहाँ है, ये देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है कि तालाब सबसे अधिक कहाँ है, तो कहाँ है, दक्षिण के पठारी भागों में, ठीक है। दक्षिण के पठारी भागों में क्या है, सबसे ज़्यादा तालाब है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग क्वेश्चन। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पानी, मतलब जो आजकल की बताई आधुनिक समय की बात हो रही है कि जो है अधिक मात्रा में अगर पानी प्राप्त करना चाहते हो तो नलकूप बनाने पड़ेंगे। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के द्वारा नहर बना कर सिंचाई की सुविधा की जा गई है। देखिए पहले नहर नहीं, मतलब नहर के द्वारा सिंचाई नहीं होती थी। कब से शुरू हुई है, पंचवर्षीय योजना के द्वारा। कब शुरू हुई है, पंचवर्षीय योजना जब चली है तब से क्या हुआ, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की गई है। देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में नहरें निकाली गई। कहाँ कहाँ नहरें निकाली गई हैं, देश में विभिन्न नदियाँ घाटी जहाँ नदी हैं वो घाटी बोली जाती हैं, परियोजनाएं, वो नदी घाटी परियोजना में से नहरें निकाली गई हैं। जैसे क्या होता है, देश में कई जगह पे नदियाँ बह रही हैं तो वहाँ क्या हुआ तो वहाँ परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं बनी हुई हैं, तो उनसे क्या है, नहरें निकाल दी गई। उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ कैसे सिंचाई की जा रही है, नहरों द्वारा। किससे सिंचाई हो रही है, नहरों द्वारा हो रही सबसे अधिक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, ये देखिए सिंचाई के साधन, जैसा कि उधर दिखाया गया था वैसे इधर दिखाया गया, लेकिन इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि नलकूप और कुआं के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है। दूसरे नंबर पे क्योंकि ये अभी आजकल का है तो सबसे ज़्यादा कुआं तथा नलकूप है, फिर नहर है। ये ग्राफ बनाया गया जिससे ये पता चल रहा है कि किससे खेती ज़्यादा हो रही है, किससे कम हो रही है, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर है ये भी कोई ख़ास नहीं है। और हाँ, दक्षिण भारत में, अब यहाँ से देखो इस तरीके से, दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक हैं। क्वेश्चन उठता है आखिर दक्षिण भारत में ही तालाब क्यों अधिक हैं। फिर देखिए बल्कि तालाब से तो कृषि कम, मतलब जो सिंचाई, कृषि के लिए सिंचाई कम होती है, यानी कि तालाब से तो कम हो रही थी, फिर भी तालाब क्यों है दक्षिण भारत में। तो देखो
आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति कौन सी है, मतलब जो आजकल जो सिंचाई की जा रही है उसकी वो नवीन पद्धति कौन है, ड्रिप। ड्रिप मतलब टपक होता है, हिंदी का है वर्जन टपक, और वैसे ड्रिप होती है। सिंचाई और स्प्रिंकलर मतलब छिड़काव सिंचाई भी प्रचलित रही है, मतलब नवीन पद्धति है ये हमारी आजकल की। आजकल ये ज़्यादा पद्धति मतलब अपनाई जा रही है। कौन सी, एक तो ड्रिप हो गई, एक ड्रिप को टपक कहते हैं, स्प्रिंकलर को छिड़काव कहते हैं। सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। सामान्यतः बागानी फसलों जैसे फल फूल साग भाजी आदि की सिंचाई टपक पद्धति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। जबकि खदान जैसे गेहूँ मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। यह दोनों पद्धतियाँ भारत में मध्य पश्चिम में के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती है। इन सिंचाई पद्धतियों में सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। ये देखिए बच्चों, ये जो ड्रिप है स्प्रिंकलर है ये बहुत अच्छी पद्धति है। या ये कहाँ अपनाई जा रही है, हमारी अपनाई जा रही है इसमें देखो दे रखा पश्चिम कहाँ गया, मध्य भारत, जैसे भारत में मध्य पश्चिम में सूखा है। देखिए मध्य भारत यानी कि जो मध्य पश्चिम के में जो है सूखा अधिक है भारत के, तो वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। जहाँ भी बच्चों पानी की मात्रा कम होती है तो वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ ये नवीन पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि यानी कि टपक यानी धीरे धीरे पानी भी पेड़ पौधों को मिल रहा है और हमारा ज़्यादा पानी भी नहीं लग रहा है। जितना ज़रूरत है उनको उतना पानी हमारा पौधों को मिल रहा है। और छिड़काव यानी कि स्प्रिंकलर में छिड़काव जैसा होगा बस। तो ये चीज़ें जो होती हैं इस तरीके से देखो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये मशीनें लगी हुई हैं, इससे क्या होगा, छिड़काव दिया जा रहा है पेड़ पौधों को। और तो इससे क्या है, इन पेड़ पौधों को पानी भी मिल रहा है और पानी भी हमारा ज़्यादा नहीं खर्च होगा, इससे फसल भी अच्छी हो रही है। देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर क्यों ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बताना है। ये चीज़ यही है कि पानी कम है वहाँ पे। ठीक, हरित क्रांति अब क्या होता है, ये पॉइंट मतलब हरित क्रांति अब इसको समझ लेते हैं। देखो बस 1966 में 66-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आना। यानी कि इससे पहले क्या था कि फसल हमारी कैसी हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, कोई मतलब खूब अच्छा उत्पादन नहीं था फसल के मामले में। लेकिन 66 और 67 में क्या हुआ, बहुत अच्छा परिवर्तन आया। क्रांतिकारी मतलब होता है एकदम परिवर्तन आना। ठीक है, तो क्रांतिकारी परिवर्तन आया कृषि के क्षेत्र में। इस कार्य का उद्देश्य केवल क्या था, हरित क्रांति का लाने का उद्देश्य क्या था। जैसे हरित क्रांति कब आई है, तो 1966 और 67 में आई है। तो उससे क्या हुआ, जब हरित क्रांति आई तो एकदम परिवर्तन आया कृषि के क्षेत्र में। तो लेकिन इसका उद्देश्य भी था, जैसे उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए, जैसे बहुत बढ़िया बीज दिए गए, खाद भी अच्छी यूज की गई, सिंचाई का माध्यम भी अच्छा हुआ, आधुनिक यंत्र के प्रयोग द्वारा कृषि की गई, मतलब कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि हुई। किसके कारण वृद्धि हुई, हरित क्रांति लाने का उद्देश्य यही था कि उन्हें किसानों को हमें अच्छे बीज देने पड़े, खाद अच्छी यूज हुई, सिंचाई अच्छे तरीके से की, आधुनिक यंत्रों का उपयोग भी किया, जिससे क्या हुआ, बहुत अच्छी वृद्धि हुई है उपज में। फिर है हरित क्रांति, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि ये सारी जब उपलब्ध हो गई किसानों को कि उसे अच्छे बीज मिले, खाद मिले, सिंचाई हुई, आधुनिक यंत्र, तो क्या हुआ, खूब अच्छा तो रिस्पॉन्स आएगा ही, तो वृद्धि हुई, तो इसी को ही हरित क्रांति कहते हैं। तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ये भारत में है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है,
विभिन्न उत्पादनों से संबंधित क्रांतियाँ आई। जो भी क्रांतियाँ आई, सबसे पहले तो हरित क्रांति ही आई है। हरित क्रांति को देखकर फिर धीरे धीरे सभी फसलों का जो है, सभी कहा जाए कृषि के क्षेत्र में अपने अपने तरीके से परिवर्तन लाया गया, मतलब क्रांति लाई गई, एक तरह से सुधार किया गया उन पर। जैसे सबसे पहले तो 66-67 में हरित क्रांति आई, लेकिन भारत में लाने वाले जो थे हरित क्रांति यानी कि क्रांतियाँ, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति आई थी। फिर जैसे हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ये आपको याद करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, आप इसे याद कर लेना। हरित क्रांति, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, अभी ये समझ रहे होगे कि ये 8th क्लास की है, तो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो भी इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 8th क्लास से संबंधित है, लेकिन नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम, ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जो इसको बिना पढ़े मतलब होके गुजरा हो, क्योंकि ये क्रांतियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं और पूछा जाता है इस भारत में हरित क्रांति कौन लाया है, इसके जनक कौन है, हरित क्रांति कब आए हैं, इस हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो बच्चों ये ज़रूर आप लोग लर्न कर दिएगा। देखिए, और इसके बारे में पढ़ लीजिए। हरित क्रांति है जो किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में भी कौन सी, गेहूँ के लिए आई, ठीक है। श्वेत क्रांति क्या है, दूध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का समेकन है। सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। इतनी क्रांतियाँ आपको याद करनी हैं, ठीक है। याद कैसे करना, तो आपको बता दें थोड़ा सा। जैसे हरित क्रांति है तो हरित है यानी हरा भरा है, तो वो कृषि से संबंधित हो जाएगा। श्वेत यानी दूध से है, तो श्वेत यानी दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और सफ़ेद को हम श्वेत भी कहते हैं, ठीक है। पीली क्रांति यानी कि हम तिलहन को सरसों कहते हैं। तिलहन को क्या कहते हैं, सरसों, और सरसों हमारी कैसी होती है, पीली होती है। इस तरीके से आप याद करिए। जैसे गोल क्रांति है तो गोल क्या होता है, आलू होता है। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो गोल क्या होता है, आलू होता है। नीली क्रांति मत्स्य मतलब होता है मछली, और जो मत्स्य यानी कि मछली जो होती है वो कैसी होती है, नीले पानी में रहती है, यानी कि समुद्र में रहती है ना, नीला नीला पानी होता है उसका, तो वो पानी में रहती है, उसी से रिलेटिव है ये आपका। फिर गुलाबी क्रांति, ठीक है। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा से उत्पन्न मतलब है संबंधित। धूसर क्रांति उर्वरक, और रजत यानी अंडा, ठीक है। इंद्रधनुष यानी कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसी तरीके से ये सभी क्रांतियों का समावेश है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप ये याद कर लीजिएगा। हरित क्रांति के मुख्य बातें क्या हैं, ज़रा ये पढ़ लेते हैं हम लोग। अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। जब हरित क्रांति जो आई तो क्या हुआ कि उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरवती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा ये जो हैं इतनी जो है आपकी किस्म की, एक तो हो गई सरवती, सोनारा, कल्याण, और सोना और हीरा, ये जो है आपकी गेहूं की उन्नत किस्में थी, मतलब, ठीक है। और धान के लिए कौन सी किस्में थी, IR 6365, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ये इन किस्मों का विकास व उपयोग होने लगा किया गया, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक खादों जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा। पहले क्या था, रासायनिक खादों का प्रयोग ही नहीं होता था, तो फिर उसके बाद रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा। अमोनिया, सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया, ठीक।
जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढेंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। यानी कि ये जो है जैविक खाद हमारी उत्पादन होने लगी, यानी कि जैविक खादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। फिर है रासायनिक कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया गया। फिर और क्या हुआ, मुख्य कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग होने लगा। ये सब हरित क्रांति मतलब जब आई है तब इन्हीं चीज़ों के प्रयोग से उसमें कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ है। फिर है फसलों के सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों, तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। इन सब प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति है। खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम खाद होती है। देखिए रासायनिक खादें होती हैं, एक होती है जैविक खाद, ठीक, दो तरीके की खाद होती हैं। लेकिन अगर खेती के मामले में अगर कहा जाए कि इन दोनों में अच्छी कौन होती है खेती के लिए, तो जैविक खाद होती है। जैविक खाद जो होती है हमारी खुद से बनाई हुई होती है, जैसे गोबर से हो गई, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि कैसे तैयार की जाती है। नीम की खली से तैयार की जा रही है हरी खाद, जिसमें और हरी खाद कैसे तैयार की जा रही है, सनई ढेंचा को सड़ाया जाता है। और जो कंपोस्ट की खाद होती है, जैसे जानवरों के गोबर से बनाई जाती है, तो ये सब क्या है हमारी जैविक खादों में आती हैं। तो वो सर्वोत्तम खेती के लिए होती है। तो अगर कहा जाए ना, तो इस वजह से इतने जब पॉइंट हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमारे क्या हुए हैं उत्पादन में कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। फिर यहाँ पे थोड़ा बचता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए हरित क्रांति का दूसरा पहलू, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी। किसके कारण पैदावार बढ़ गई हमारी? रासायनिक कीटनाशक। यानी कि हमको क्या होता था कि जब खेती की जाती थी, यानी कि फसल बोई जाती थी, तो क्या होते थे उसमें कीटनाशक आ जाते थे। यानी कि उसमें क्या होते थे, कीड़े मकोड़े होते थे जो कि चूहा है इस टाइप के, तो वो फसलों को नष्ट कर देते थे। बहुत फसलों से रिलेटिव कई कीट होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। तो क्या किया गया कि उनके लिए ये रासायनिक उर्वरक, यानी कि रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग होने लगा, उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, जिससे कि क्या हो गई कि हमारे जो खेतों में जो कीट मकोड़े होते हैं वो और घास होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे हमारी फसल पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है वह रसायन उसको प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारा ये मान लीजिए, एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो कीट मकोड़े मर जाते हैं। कहने का यहाँ पे यही है कि उस समय तो कीट मकोड़े मर जाते हैं, ठीक है, फसल को नुकसान नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ेगा, मतलब फसल पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो कीटनाशक होते हैं रासायनिक, कहीं ना कहीं तो प्रभाव डालते हैं। तो ये पेड़ पौधों को भी, फसल पे भी प्रभाव डालते हैं। तो इसका जब क्या होता है कि जब वो फसलों से जो हमें अनाज और ये सब मिलता है, जो हम उसको खाते हैं, तो वो उसका इफ़ेक्ट हम लोगों पे भी पड़ता है। यहाँ पे इस तरीके का भी मतलब इनका असर भी दूसरी तरीके से, अगर एक तरफ अच्छा भी पड़ रहा तो दूसरी तरफ हमें नुकसान भी दे रहा है। भोजन चक्र जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है वह रसायन उसको प्रभावित करता है। DDT का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंचता है। देखिए इसमें यही कहा जा रहा है, एक तो जब हम लोग कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं रासायनिक फसल में कीट मकोड़ों के लिए, घास के लिए, तो वो तो नष्ट होते ही हैं, साथ में क्या होता है कि वो पेड़ पौधों को भी प्रभावित करते हैं। तो वही गेहूँ, जब धान या दाल हम लोग जब उसका यूज करते हैं,
यानी कि फल है, सब्जी है, कोई भी एक्स वाई, तो जब हम वो खाते हैं तो हम लोग जब खाते हैं उस चीज़ को तो हम लोगों पे ही, प्राणी पे भी प्रभाव डालता है, नुकसान करता है। वही चीज़ है जैसे ये DDT, ये नाम आप देखिए, DDT का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं? चारे में करते हैं, पशुओं के लिए, मतलब यानी गाय के लिए। जब DDT का प्रयोग जब हम गाय के लिए करते हैं तो जो गाय जब घास खाती है तो उसके बाद क्या वो क्या, गाय फिर दूध देती है। दूध के माध्यम, वो दूध कौन पीता है? वो दूध हम लोग पीते हैं, यानी प्राणी पीता है। तो जब प्राणी पिएगा यानी हम लोग पिएंगे तो वो हम लोगों को भी प्रभावित करेगा। यहाँ तक इसका असर होता है, मतलब इन रसायनों का, ठीक है। तो घातक बीमारियों को जन्म देता है। वही चीज़ है, जब हम लोग उस चीज़ को खाएंगे, यानी दूध जब हमने पिया तो वो दूध क्या हुआ, हमारे शरीर में कोई ना कोई तो बीमारी छोड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि वो हम लोगों को पॉजिटिव यानी कि देगा, तो वो हम लोगों को क्या है, कई तरीके की बीमारी जन्म देती हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। देखिए, ये हरित क्रांति तो आई है, इसका अच्छा तो रिस्पॉन्स मिला हमको। खेती के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, मतलब अच्छे मतलब उपज में भी वृद्धि हुई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हुआ है। वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि ये जो रासायनिक कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं, जिनसे हमारे खेती में जो उपज हो रही है उसमें वृद्धि हुई, तो इसका दूसरा प्रभाव भी पड़ा है। ये मिट्टी को भी प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है मिट्टी को। और जो फिर उसके बाद ये जल स्रोत जो होते हैं, हमारे जल निकलने का जो स्रोत होता है, इसको भी प्रभावित करता है। और ये जो प्रभावित करता है कहीं ना कहीं प्राणी में भी, देखो यहाँ पे बताया गया ना कि जब दूध के मतलब माध्यम से हम लोगों तक पहुँचता है, फिर हम लोगों को रोग उत्पन्न होते हैं, यानी बीमारियां होती हैं, और फिर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं होती हैं उनको ये क्या करता है, कम करता है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारा, मतलब इफ़ेक्ट भी दो मतलब है, एक तरफ पॉजिटिव भी तो हरित क्रांति का, दूसरी तरफ नेगेटिव भी है। इस तरीके से मैंने आपको ये लेसन पढ़ाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये 2 पार्टों में मैंने इस लेसन को दिया है, क्योंकि काफ़ी चैप्टर ये बड़ा था और तो एक बार में अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था, मैं इसको अच्छे से कवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर एक में दे देती समझाती तो ये काफ़ी लंबा लेंथी बन जाता ये लेसन। तो मैंने इसको 2 पार्ट में समझाया है, और मैंने इसकी एक्सरसाइज भी जो ये कराई है, एक्सरसाइज भी मैंने ये वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। वीडियो इसका भी बना दिया मैंने है, तो वो आप लोग जाके देख लीजिएगा जाके। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर ये ज़रा मतलब समझ में आ रहा है और तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पार्ट 3 लेके आऊँगी, भारत खनिज संपदा लेके आऊँगी, ठीक है, कि भारत में कौन कौन सी खनिजें पाई जाती हैं और कैसे हैं, ठीक है। और ठीक है, आप लोग रिवाइज करिएगा। थैंक यू।